नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जाइलम और फ्लोएम में कार्य और संरचना के अंदर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने ग्रोथ रिंग या वृद्धि वलय या एनुअल रिंग के बारे में पढ़ा था, और जिसके अंतर्गत अपने स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हर्टवुड और सैपवुड के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं अंतःकाष्ठ या हर्टवुड से। तो जो हर्टवुड या अंतःकाष्ठ का निर्माण कैसे होता है, तो इसको अपन समझते हैं। जो अधिक आयु वाले जो प्लांट होते हैं, जब यानी कि जब उनमें जो पर्याप्त मात्रा में द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, तो उनके सेंटर में जो बना हुआ द्वितीयक जाइलम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। और इस निष्क्रिय द्वितीयक जाइलम में रेजिन, टेनिन, गोंद आदि पदार्थ हैं जो स्टोरेज होने लगते हैं, जिसके कारण ये जो रीजन होता है वो काले या गहरे भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। और ये जो क्षेत्र होता है ये कठोर और मजबूत हो जाता है। तो इस क्षेत्र को अंतःकाष्ठ या कठोर दारू या ड्यूरामेन भी कहते हैं। तो अंतःकाष्ठ का निर्माण कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और इसमें किस किस का डिपोजिशन होता है, रेजिन, टेनिन, गोंद, इन पदार्थों का डिपोजिशन होने के कारण ये जो भाग होता है वो कठोर और मजबूत हो जाता है और गहरे काले रंग का हो जाता है। और इस जो रीजन की जो सेल्स होती हैं वो मृत होती हैं और जल चालन के लिए उपयुक्त नहीं होती, यानी कि इनके अंदर वाटर का कंडक्शन नहीं होता है। ये जो कास्ट होती हैं ये पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रेजिन, टेनिन, गोंद का डिपोजिशन होने के कारण ये कास्ट कीट प्रतिरोधी भी होती है, यानी कि इसके अंदर जनरली दीमक वगैरह नहीं लगते हैं या इसका फंजाई वगैरह इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। और इसलिए इसका जो यूज होता है वो फर्नीचर बनाने में या इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं रस कास्ट या सैपवुड के बारे में। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सेंटर में होता है, और जो उसका परिधीय भाग होता है जो तरुण और नवीन जाइलम उत्तक की सेल्स का बना होता है, तो उसे रस कास्ट या कोमल कास्ट या एल्बर्नम भी कहते हैं। और ये जो कास्ट होती है हल्के भूरे या दूसरे रंग की होती हैं, और इसकी सेल्स भी जीवित होती है और कार्यात्मक रूप से सक्रिय होती है। और ये जो रीजन होता है वो जल और घुलनशील खनिज पदार्थों के सेवन के लिए उपयुक्त होता है। तो अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ में अंतर समझ में आ गया होगा कि अंतःकाष्ठ तो है जो निष्क्रिय द्वितीयक जाइलम का वाला भाग होता है, और रस काष्ठ है जो सक्रिय द्वितीयक जाइलम वाला भाग होता है, और जो हल्के भूरे या दूसरे रंग का होता है, जबकि अंतःकाष्ठ है जो गहरे या काले रंग की होती है। उसकी सेल्स मृत होती, इसकी सेल्स है जो जीवित थी और कार्यात्मक रूप से सक्रिय थे, लेकिन उसकी कार्यात्मक रूप से सक्रिय नहीं थी। ये जो है जल व घुलनशील खनिज पदार्थों का सेवन करती है, लेकिन वो वाटर के कंडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं था। अब जब तने की मोटाई में वृद्धि होती है, तो जो रस काष्ठ का जो जाइलम होता है वो भी धीरे धीरे क्या करता है, निष्क्रिय हो जाता है और वो अंतःकाष्ठ में बदलने लगता है। उसके अंदर टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, इनका स्टोरेज होने के कारण ये कठोर और मजबूत हो जाता है। तो रस्ट काष्ठ से ही अंतःकाष्ठ का फॉर्मेशन होता है। अगर किसी प्लांट के स्टेम के बीच में से अंतःकाष्ठ को काट लिया जाए तो भी प्लांट है जो कई सालों तक रस्ट काष्ठ के द्वारा जीवित रह सकता है। नेक्स्ट, सरंध्री और अरंध्री काष्ठ, यानी कि पोरस और नॉन पोरस वुड। तो काष्ठ में काष्ठ या द्वितीयक जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वुड या काष्ठ को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक पोरस वुड और दूसरा होता है नॉन पोरस वुड। पोरस वुड में जो द्वितीयक जाइलम होता है या काष्ठ होती है उसके अंदर अगर वाहिकाएं या वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको पोरस वुड या सरंध्री काष्ठ कहते हैं। इसके अलावा इसे कठोर काष्ठ या हार्डवुड भी
कहा जाता है। जनरली इस प्रकार की कास्ट है जो डाइकोट स्टेम के अंदर पाई जाती है, यानी कि जितने भी ये आउटबीजी द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर है जो पोरस वुड पाई जाती हैं। नॉन पोरस वुड या अरंध्री कास्ट, यानी द्वितीयक जाइलम में या कास्ट में अगर वाहिकाएं अनुपस्थित होती है तो ऐसी कास्ट को अरंध्री या नॉन पोरस वुड कहा जाता है, और इसे मृदु कास्ट या सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म के जो स्टेम होते हैं उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, तो उनमें नॉन पोरस टाइप वुड प्रेजेंट होती है, लेकिन इफेड्रा है जो जिम्नोस्पर्म का अपवाद है जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वाहिनिकाओं के विन्यास के आधार पर भी कास्ट है जो दो प्रकार की होती है, वलय छिद्रिल कास्ट। तो इस कास्ट में है जो बसंत कास्ट की वाहिकाएं शरद कास्ट की वाहिकाओं से बड़ी होती है, यानी कि इनका जो भाग होता है वो चौड़ा होता है। और बसंत कास्ट में वलय छिद्रिल है जो एक वलय के अंदर वलय के रूप में व्यवस्थित होती हैं। जब विस्तृत छिद्रिल या डिफ्यूज पोर्स, इसमें है जो बसंत कास्ट और शरद कास्ट की वाहिकाओं का व्यास है जो समान होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। और वर्ती वलय में बसंत और शरद कास्ट का वितरण भी एक समान होता है। आपके सामने डायग्राम में रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस की स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा गया है। तो रिंग पोरस के अंदर देखते हैं तो ये जो बड़े बड़े पार्ट है ये बसंत कास्ट के, और जो छोटा पार्ट है वो शरद कास्ट की वाहिकाओं का स्ट्रक्चर है। इसमें शरद कास्ट की वाहिकाएं जो छोटी होती है जबकि बसंत कास्ट की वाहिकाएं जो बड़ी होती हैं। और डिफ्यूज्ड पोरस में जो शरद कास्ट और बसंत कास्ट की वाहिकाएं है जो सिमिलर होती है, तो अपन इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं पेरिडर्म या परित्वक। तो अपन ने जब रम के बाह्य क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि परित्वक का निर्माण जो कॉर्क एम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ है जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं। तो कॉर्क एम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये तीनों मिलकर पेरिडर्म या परित्वक का निर्माण करती है। तो इसकी संरचना के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? कॉर्क या काग, कॉर्क एम्बियम या कागजन भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसको फेलोडर्म भी बोलते हैं। तो फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कॉर्क एम्बियम या कागजन जिसको फेलोजन भी कहते हैं। तो जो कॉर्क एम्बियम या फेलोजन का फॉर्मेशन किससे होता है? तो कॉर्टेक्स या जो हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स होती है वो विभज्योत की होकर कॉर्क एम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। और कॉर्क एम्बियम का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वर्दी के द्वारा 7 उत्तक यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, और ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या करती है? बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती हैं। तो द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण होने से बाहर की तरफ यानी कि रम क्षेत्र के बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस की सेल्स होती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस की ये सेल्स हैं जिनमें से कुछ सेल्स हैं जो सक्रिय होकर विभज्योत की हो जाती हैं और विभाजित होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? कॉर्क एम्बियम या फेलोजन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये कॉर्क एम्बियम या फेलोजन है जो पौधों की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसकी सेल्स है जो समरूपी होती है यानी कि समान होती हैं। अगर इसका टीएस काट कर देखते हैं तो ये आयताकार दिखती हैं, और अगर तन्ने में के एलएस में देखते हैं तो ये कैसी दिखती है? बहुभुजीय दिखती है। इसकी सेल्स है जो पतली भित्ति युक्त होती है और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस है जो नहीं पाए जाते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है उस समय कॉर्क एम्बियम क्या करती हैं? अंदर व बाहर की ओर विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कॉर्क एम्बियम अपने बाहर की ओर कॉर्क या फैलम या काक का निर्माण करती हैं, और इस परत की जो सेल्स होती है मृत होती है और मोटी भित्ति युक्त और सुबेरीन युक्त होती हैं। जबकि कॉर्क एम्बियम अंदर की ओर विभाजित होकर द्वितीयक वल्कुट या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है जिसे फेलोडर्म भी कहते हैं। इसकी सेल्स हैं जो पतली भित्ति युक्त होती है और मर्दूत की होती हैं। इसके अलावा यानी कि कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस के अलावा भी
कुछ प्लांट्स के अंदर जो कोर कैम्बियम का निर्माण होता है वो अदर पार्ट से भी हो सकता है। जैसे नीरियम के अंदर कोर कैम्बियम का निर्माण बाह्य त्वचा से होता है, जबकि प्रूनस के अंदर हाइपोडर्मिस से होता है, और एरिस्टोलोकिया के अंदर कोर्टेक्स से होता है। इसके अलावा कुछ पादपों के अंदर रम क्षेत्र से भी इसका फॉर्मेशन होता है कोर कैम्बियम का। तो बर्बेरिस नामक प्लांट्स के अंदर फ्लोएम से है जो कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जबकि वाइटिस की जड़ में जो परिरम से कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। यदि प्लांट के अंदर कोर कैम्बियम अगर एक समान परत के रूप में तने की गोलाई में निर्मित होती हैं तो बनने वाली छाल भी कैसी होगी, गोलाकार ही होगी। तो ऐसी छाल को रिंग बार्क या वले छाल कहते हैं, और जनरली इस प्रकार की छाल है जो भोजपत्र या अमरूद के अंदर पाई जाती हैं। यदि कोर कैम्बियम तने की परिधि पर कुछ कटी फटी हो तो बनने वाले छाल भी कैसी होती है, कटी फटी होती है, और ऐसी छाल को अपन क्या कहेंगे, सल की छाल या स्केली बार्क कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं नीम है। फिर सेकंड जो परितोक का कंपोनेंट्स है वो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। तो जो कोर कैम्बियम होती हैं वो अंदर की ओर विभाजित होकर किसका फॉर्मेशन करती है, द्वितीयक वल्कुट या फेलोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इस लेयर की जो सेल्स होती हैं वो सजीव होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती है और मर्दूत की होती हैं, और सेल्स है जो अरीय पंक्तियों में अरेंज रहती हैं, और ये सेल्स हैं जो संचयी ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। थर्ड जो पार्ट है वो है कॉर्क या काग या फेलम। जो कोर कैम्बियम होती हैं बाहर की ओर विभाजित होकर सेल्स का समूह बनाती हैं, और ये सेल्स है जो सहंत रूप से या कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं और आयताकार या बहुभुजीय होती हैं। इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतरकोशिका अवकाश नहीं पाया जाता है, और इनकी वॉल पर है जो सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, और इनकी सेल्स है जो मृत होती हैं। तो कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वातरंध्र या लेंटिकल्स के बारे में। तो वातरंध्र या लेंटिकल्स क्या होते हैं, तो छाल पर उपस्थित रंध्र को वातरंध्र कहते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय या वाष्प उत्सर्जन होता है। अब कोर कैम्बियम जनरली क्या करता है, बाहर की ओर कोर का निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ स्थान पर मर्दूत की गोल पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं के ढीले व्यवस्थित समूह भी बनाता है, और जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यूज या पूरक ऊतक कहते हैं। फिर ज्यों ज्यों पूरक कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो जो एपिडर्मिस होती है या अधिचर्म होती है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और अधिचर्म फट जाती हैं। तो पूरक कोशिकाएं क्या करती हैं, सतह पर आ जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, वातरंध्र का फॉर्मेशन करती हैं, और ये वातरंध्र है जो जड़ तथा तने के परितोक में पाई जाती हैं। वातरंध्र के द्वारा अगर वातरंध्र के द्वारा होने वाली जल वाष्प हानि को अपन क्या कहेंगे, वातरंध्री वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, जो टोटल वाष्प उत्सर्जन का 0.1% होता है। आपके सामने डायग्राम है जो एक लेंटिकल्स का है। तो ये नीचे वाला जो इस तरह है वो कागज तरह है, बीच वाला कागजन, और उसके ऊपर वाला है जो कॉर्क है। तो कहीं कहीं बीच में है जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बन रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये क्या करती है, एपिडर्मिस पर प्रेशर लगाती है तो एपिडर्मिस फट जाएगी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है जो सरफेस पर आ जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, लेंटिकल्स या वातरंध्र का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट जो है वो है छाल या बार्क, इसे राइटिडोम भी कहा जाता है। राइटिडोम शब्द इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण है जो कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर स्थित सभी ऊतकों के द्वारा होता है, इसलिए इसका नाम इसलिए इसका राइटिडोम शब्द का भी इसके लिए यूज किया जाता है। जो कोर कैम्बियम के बाहर स्थित वृक्ष के सभी मृत ऊतक होते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, छाल या बार का निर्माण करते हैं। कैथरीन इस्सू नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि सेवन कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतक जैसे द्वितीयक फ्लोएम है, प्राथमिक फ्लोएम है, प्राथमिक वल्कुट है, द्वितीयक वल्कुट है, कोर कैम्बियम है और कॉर्क,
ये सभी मिलकर क्या करते हैं, छाल मिल बनाते हैं। और इन सभी इन सभी के लिए जो राइटिडोम शब्द यूज किया जाता है। अब जनरली ये जो छाल दो प्रकार की होती है, सल की छाल और वलय छाल। सल की छाल में जो छाल है जो कटी फटी होती है, यानी कि सल के रूप में और पपड़ी के रूप में पाई जाती है, जैसे नीम और बरगद है। और वलय छाल में जो छाल है जो तने के ऊपर पूरी गोलाकार होती है, और इस प्रकार की छालें जो भोजपत्र और अमरूद के अंदर पाई जाती हैं। अब जो छाल होती है उसका फंक्शंस क्या है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती हैं, पौधों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जीवाणु और कवक आदि को अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती हैं। तो आपके बॉटनी के सेकंड पेपर की 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं।